Hello guys, very warm welcome to all of you and welcome to the Cut Off Show and please do like, share and subscribe my channels ताकि जो आगे मैं अपडेट डाल सकूं उसको आप आगे सबसे पहले देख सकें। ठीक है, तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूं, जिसको कि आप मेरे चैनल के हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। ओके और मैं इन सब का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट नाउ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हम लोग बंगाल में क्या क्या हो रहा होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बंगाल में सबसे पहले जो है मुर्शिद कुली खान जो है रूल करते हैं 1717 से 1727 तक। हम लोग देखते हैं कि ये बंगाल के सूबेदार के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो मुग़ल अम्पायर उस समय फारूक सियार थे, जो कि गवर्नर थे। ठीक है, मुग़ल अम्पायर फारूक सियार के जो गवर्नर थे वो जो है बंगाल सूबेदार के रूप में अपॉइंट करते हैं मुर्शिद कुली खान को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये उड़ीसा के भी गवर्नर बन जाते हैं 1719 ईस्वी में। और ये जो है मुर्शिद कुली खान, ये जो है बंगाल का कैपिटल पहले क्या था? ढाका। ठीक है, तो ढाका से मुर्शिदाबाद जो है कैपिटल अपना शिफ्ट कर लेते हैं। इनका नाम भी मुर्शिद कुली खान था, तो मुर्शिदाबाद ये जो है अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर जो पूछे ढाका से बंगाल का कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद किसने शिफ्ट किया? तो मुर्शिद कुली खान। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद है सुजाउद्दीन, ठीक है, जो कि 1727 से 1739 तक शासन किए। ये जो थे सन इन लॉ थे, मतलब दामाद थे मुर्शिद कुली खान के। ठीक है, तो ये जो है फिर ये गवर्नर ऑफ बिहार नियुक्त किए गए, बिहार के राज्यपाल। और इनको किसने गवर्नर ऑफ बिहार बनाया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सरफराज खान, जो कि 1739 से 40 तक शासन किए। ये जो थे सन ऑफ सुजाउद्दीन थे, मतलब इनके बेटे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुर्शिद कुली खान के दामाद थे सुजाउद्दीन के सन थे सरफराज खान। इन्होंने शासनकाल किया। ठीक है, लेकिन इनको जो है अली वर्दी खान जो है इनको मार देता है। ठीक है, और अली वर्दी खान कौन था? डिप्यूटी गवर्नर था बिहार का। ठीक है, 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है सरफराज खान के भाई अली वर्दी खान। तो फिर जो है पूरा शासन जो है अली वर्दी खान के हाथ में आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है रंगीला से शासन ले लेते हैं, जो कि कौन थे रंगीला? मोहम्मद शाह रंगीला वो थे मुग़ल एम्पायर, जो कि गवर्नर ऑफ बिहार बनाए थे सुजाउद्दीन को। तो उनसे पूरा शासन काल ले लेते हैं जब वो 2 करोड़ रुपए एज ए फरमान रिसीव करते हैं। ठीक है, मतलब 2 करोड़ रुपए ये फरमान देते हैं रंगीला से और बोलते हैं कि मैं आपका पूरा शासन, मतलब पूरा पावर मेरे हाथों में रहेगा। मतलब ये बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, अली वर्दी खान, और इसको फरमान बोला जाता है, और मुझे आप अपना पूरा पावर दे दीजिए। और इन्होंने अली वर्दी खान ने 1740 से 56 तक शासन किया, और उसमें इन्होंने प्रिवेंट किया इंग्लिश और फ्रेंच कंपनियों को एट कलकत्ता और चंद्रांगोर पर। ठीक है, जैसे इंग्लिश कंपनी जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश होने वाली थी और फ्रेंच कंपनी चंद्रंगोर में, तो इन्होंने उस पर लगाम लगाया थोड़ा कि हाँ भाई यहाँ पर ज़्यादा कंपनियाँ फैक्ट्रीज नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद है सिराजुद्दौला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1756 से 57 तक रहे हैं। ये अली वर्दी खान के बाद जो है सक्सीड किए उनके ग्रैंड सन के रूप में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन्होंने कासिम बाज़ार में जो है एक इंग्लिश फैक्ट्री, मतलब अंग्रेज़ लोग अपना एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे, तो जो लगाए थे, मतलब लगा चुके थे, तो वो फैक्ट्री को वो क्या कर देते हैं? सीज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कि नहीं, फैक्ट्री यहाँ पर नहीं चलेगा। और देखते हैं कि 20 जून 1756 को क्या होता है, फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेज़ के थे वो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल थे वो जो है फिर से कोलकाता को रिकवर कर लेते हैं।
यहाँ पर इनके शासनकाल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है घटना घटती है वो है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जो कि 2 जून 1757 में घटती है। इसमें क्या करते हैं कि ब्रिटिश लोग जो है जीत जाते हैं और सिराज को जो है अपना ऑल डिमांड्स जो है कंसीड करना पड़ता है। जो जो ब्रिटिश मांगते हैं सारे डिमांड को जो है वो मतलब कंसीड कर लेते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बोलते हैं कि हाँ, आप जो जो डिमांड आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा। और इसी क्रम में देखते हैं कि ब्रिटिश जो है चंद्रनगौर, जो कि फ्रेंच का सेटलमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, उसको हासिल कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं 1757 में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग जो जो डिमांड मांगे थे सबको मान लिया जाता है बाई सिराजुद्दौला। और चंद्रनगौर का जो साउथ में है, जो कि फ्रेंच का फैक्ट्रीज वहाँ पर थी, वहाँ पर ब्रिटिश लोग जो है कैप्चर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद एक आया बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1764 में हुआ था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 23 जून 1757 को हुआ, उसमें भी जो है सिराज जो है ब्रिटिश से हार जाते हैं। तो इन्हीं के एक मीर जाफ़र रहते हैं कमांडर, इन्हीं के सेना में, सिराजुद्दौला के सेना में एक कमांडर रहते हैं मीर जाफ़र, जो कि इनको धोखा देते हैं। वो ब्रिटिश से जाकर मिल जाते हैं और ब्रिटिश के साथ मिलकर दोनों जो है सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश जो है मीर जाफ़र के हाथ में राजगद्दी दे देती है। मीर जाफ़र का दूसरा नाम मीर बख्शी भी है, ठीक है। तो कंपनी गेट्स कंट्रीब्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। और कंपनी को इस तरह से, सिंस उन्हीं का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है मीर जाफ़र, तो कंपनी क्या अपने हिसाब से चलेगी। तो कंपनी को जो है फ्री ट्रेड मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। और ब्रिटिश ने रिसीव किया जमींदारी, 24 परगना का जमींदारी को जो है वो रिसीव कर लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मीर कासिम है 1760 से 1764 तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बर्धमान जो कि वेस्ट बंगाल में अभी है, मिदनापुर और चित्तगोंग को मतलब हथिया लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मुर्शिदाबाद जो कैपिटल बनाए थे मुर्शिद कुली खान, उसको शिफ्ट करके मुंगेर में कर दिया। मुंगेर एक ज़िला है बिहार में अभी भी, जहाँ की वहीं पर शिफ्ट कर लिया इन्होंने दस्तक एक लाया जिसको कि फ्री ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, जिनको कि ब्रिटिश हरा देता है बैटल ऑफ प्लासी में, जिसका कि मेन वन ऑफ द रीजन होते हैं मीर जाफ़र जो है ब्रिटिश से मिल जाते हैं और दोनों मिलकर हराते हैं। और शाह आलम टू उस समय जो मुग़ल एम्पेरर थे, ठीक है, ये तीनों मिलकर लड़ाई करते हैं बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश के खिलाफ़। और ब्रिटिश का उस समय सरदार हुआ करता था मुनरो, तो मुनरो जो है इन तीनों को हरा देता है, ठीक है। तो सीन्स आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ब्रिटिश की तरफ से मीर जाफ़र जो है मतलब मीर जाफ़र मिला रहता है ब्रिटिश की तरफ से। तो मीर जाफ़र को फिर जो है थ्रोन पर राजगद्दी मिल जाती है ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिश को राजगद्दी नहीं चाहिए था, वो किसी और को राजगद्दी पर रखना चाहता था, लेकिन पूरा राज जो है उसी के हाथ में था। जैसे आपने पहले भी देखा, मीर जाफ़र जब आता है तो उन लोगों को फ्री ट्रेड मिल जाता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे, देखते हैं कि सक्सेसर मीर कासिम का कौन कौन हुआ। मीर जाफ़र 1764 से 65, फिर नजीमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकदुल्ला, ये सब जो है सक्सेसर थे, मतलब आगे आने वाले राजगद्दी पे बैठे थे, ठीक है। निज़ामुद्दौला जो है, ये जो 1765 से 66 तक रहा, इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था, ठीक है, बाई विच डिप्यूटी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय कंपनी रूल, जिसके द्वारा कि जो है डिप्यूटी सूबेदार जो है नियुक्त किया जाएगा कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो वो ट्रीटी कौन सा था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ये शाह आलम। और हम लोग देखते हैं कि एक और ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है 1765 ईस्वी में, जो कि मुग़ल एम्पायर शाह आलम टू के साथ होता है, जो 12 अगस्त 1765, और शुजाउद्दौला जो है उनके साथ होता है 16 अगस्त 1765 में। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स आप लोग जानते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। बंगाल कौन है, वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। उस समय क्या है, बंगाल में डुअल गवर्नर चल रहा था, मतलब बंगाल में दो दो गवर्नर रहेंगे। तो 1765 में जो है स्टार्ट हुआ था डुअल गवर्नर का, कि दो दो गवर्नर रहेंगे बंगाल में, ठीक है। तो कंपनी जो है उस समय एक्वायर कर लेता है दीवानी और निजामत राइट्स फ्रॉम नजमुद्दौला जो थे 1765 में, जो कि शासन कर रहे होते हैं,
ठीक है, उनसे जो है दीवानी और निजामत का जो राइट्स है उनसे छीन लेता है। ठीक है, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम के, निजामुद्दौला। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि वारन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो जो है इंड कर देते हैं डुअल गवर्नरशिप ऑफ बंगाल का, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नर इन 1772। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि डुअल गवर्नरशिप ऑफ बंगाल को जो है कौन इंड करता है, तो वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कब इंड करते हैं? तो 1772 में। और स्टार्ट कब हुआ था? तो 1765 में। ठीक है, अब आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया में मैसूर में उधर हैदर अली का पूरा वर्चस्व था। 1761 से 1782 तक ये अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब लड़ते हैं। ये क्या थे? फौजदार थे दिंदी गौल के फौजदार थे। 1761 में हम लोग देखते हैं कि ये जो है नंज नंजा राजन जो है पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, वोदियार किंग कृष्ण राजा वन के, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको जो है जीत लेते हैं। ठीक है, मतलब उनके राजगद्दी को हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाते हैं हैदर अली। अब देखते हैं कि पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ। एंग्लो मैसूर वार मतलब ब्रिटिश और मैसूर के बीच में जो वार होता है उसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। मैसूर जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है, तो पहला एंग्लो मैसूर वार जो होता है उसमें जो है हैदर अली जीत जाते हैं। होता कब है? 1766 से 1769 तक चलता है। तो हैदर अली जो है ब्रिटिश को पछाड़ देते हैं और वो जो है जीत जाते हैं। ठीक है, हैदर अली। तो इस समय एक ट्रीटी साइन होता है, समझौता, जो कि मद्रास का समझौता का के नाम से जाना जाता है, जो कि 1769 में साइन होता है। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली जीतते हैं। अब फिर जो है ब्रिटिश लोग मानते नहीं हैं, फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है जो कि 1780 से 1784 तक चलता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो जो है अटैक कर देते हैं फ्रेंच पोर्ट को। ठीक है, मतलब फ्रेंच का जो भी पोर्ट था वहाँ पर अटैक कर देते हैं। और 1781 में देखते हैं कि हैदर अली जो है डिफीट होते हैं एट पोर्टो नोवा बाई एयर कोस्ट। ठीक है, आयर क्रूट जो है उस समय ब्रिटिश का एक मतलब सेनापति उसके द्वारा जो है सेनापति रहता है, उसके द्वारा जो है हैदर अली मतलब हार जाता है। ठीक है, आयर क्रूट और हैदर अली के बीच में लड़ाई होता है। हम लोग देखते हैं कि 1782 के दौरान हैदर अली जो है डाई कर जाते हैं 1700। और उस समय जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है इसके बेटे जो थे टीपू सुल्तान के द्वारा। ठीक है, जो कि 1784 में के अप्रोक्स में साइन हो जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, क्योंकि इसके बाप जो है हैदर अली मर जाते हैं। तो फिर उनके बेटे जो थे वो भी बहुत बहादुर थे और ये भी जो है एंग्लो मैसूर वार आगे भी चलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब टीपू सुल्तान के बारे में 1782 से 1799। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार चला 1790 से 92 के बीच में, जिसमें कि लॉर्ड कैनवालिस जो थे ब्रिटिश के गवर्नर, वो जो है बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो कि 1792 में होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान को हाफ ऑफ द टेरिटरी, मतलब हाफ ऑफ द लैंड जो है अपनी आधी आधी ज़मीन जो है, हाफ टेरिटोरी, आधी टेरिटोरी जो है वो सब देना पड़ता है ब्रिटिश को, जिसको कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं, 1792 में हुआ था। ये कब होता है? जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार का अंत होता है 1792 में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो कि 1799 में होता है, इसमें लॉर्ड वेलेस्की जो है अटैक करता है और उस समय टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्की किधर से थे? ब्रिटिश की ओर से, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से अटैक करता है और टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में एक बात जानने को बहुत मिलती है, ये जो है जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनमें से कौन जैकोबियन क्लब के मेंबर हैं, तो आप लोग क्या लिखेगा? टीपू सुल्तान। ठीक है, इन्होंने देखिए, इन्होंने अपनी एम्बेसी फ्रांस, टर्की, ईरान और पेग्यू में रखा था। फॉरेन ट्रेड जो है इनके शासनकाल में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्चस्व था ये टीपू सुल्तान के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एम्बेसी रखा था फ्रांस में, टर्की में, ईरान में और पेग्यू में। ठीक है, और इन्होंने एक ट्री ऑफ लिबर्टी का भी निर्माण करवाया था एट सेरिंगपट्टनम, और सेरिंगपट्टनम क्या था? इनका कैपिटल था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम।
आगे हम लोग देखते हैं कि पंजाब में, उसमें हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं, मैसूर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पंजाब के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह कौन थे, 10th और लास्ट गुरु थे, जो कि रिलीजियस सेक्ट को मिलिट्री आर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं, मिलिट्री ब्रदरहुड में, मिलिट्री भाईचारा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, खालसा। खालसा इज ए सेट ऑफ आर्मी था रिलीजियस सेक्ट का। ठीक है, मतलब जो भी धार्मिक पीपुल थे उनको मिलिट्री आर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिसको कि नाम दिया जाता है खालसा। ठीक है, तो इनके बाद हम लोग देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह आते हैं 1792 से 1839 तक पंजाब में। तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ये कौन थे? फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब, मतलब सिख रूल का जो है पंजाब में फाउंड किया गया था, वो जो है महाराजा रंजीत सिंह के पास महाराजा रंजीत सिंह ही किए थे। इनका जन्म जो है 1780 में गुजरनवाला में होता है। गुजरनवाला एक जगह है पंजाब में, वहीं पर इनका जन्म होता है 1780 में। ठीक है, इन्होंने लाहौर को ऑक्युपाई कर लिया 1799 में और इसी को अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है, पंजाब का उस समय कैपिटल लाहौर हुआ करता था। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में, तो 1799 में इन्होंने ऑक्युपाई किया था। अमृतसर को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, मतलब जीत लिया 1802 में। फिर ये जो है 1839 में मर जाते हैं और इनके आने वाले अगले सक्सेसर जो हैं खड़क सिंह रहते हैं, नौनिहाल सिंह रहते हैं, शेर सिंह रहते हैं और दलीप सिंह रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इधर पंजाब में भी ब्रिटिश और सिख के बीच में लड़ाई होता है। तो पहला एंग्लो सिख वार जो है 1845 से 46 के बीच में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एंग्लो सिख वार हो, एंग्लो मैसूर वार हो, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका डेट और कौन कब जीता था ये सब याद रखिएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है, इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होता है, लाहौर का समझौता होता है। कब? 1846 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुआ? 1846 में। इसमें कौन क्या हुआ है? तो सर हेनरी लॉरेंस जो रहते हैं ब्रिटिश की तरफ से, इनको पहला रेसिडेंट बनाया जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर में। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हम देखते हैं 1848 से 49 के बीच होता है। इसमें जो है डलहौजी जो है पंजाब को पूरा जीत लेता है, अनेक्स्ट कर लेता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो कि जनरल था वहाँ का, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी का। तो ये हम लोग देखते हैं कि सर जॉन लॉरेंस जो है पहला चीफ कमिश्नर बनता है पंजाब का, इसमें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के ये में। तो सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है? लाहौर का समझौता, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस जो है पहला रेसिडेंस निवासी बनते हैं। ठीक है, पंजाब लाहौर के। और दूसरे वाले एंग्लो सिख वार जो 1848 से 49 के बीच में हुआ था, उसमें क्या होता है? सर जॉन लॉरेंस जो है पहला चीफ कमिश्नर बनते हैं पंजाब के। तो ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूल के आने से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश का वर्चस्व जो है पंजाब, मैसूर, बंगाल तीनों तरफ छा गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूल के आने से। तो इसको 3 स्टेज में देखा जाता है। पहला क्या है? मर्सेंटाइल फेज। ठीक है, जो कि 1757 से 1813 तक माना जाता है। इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पावर को यूज किया इस तरह से कि जो है ट्रेडर्स जो है बंगाल में, उनका सारा पावर जो है एक ही हाथ में आ जाए, ब्रिटिश इंडिया के हाथ में। मतलब जो भी ट्रेड होते हैं बंगाल में वो सब जो है ईस्ट इंडिया के हाथ में आ जाए, पूरा मोनोपोली एक तरह से कर लिया। और आप भी जानते हैं मोनोपोली बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, मोनोपोली अगर जो किसी एक हाथ में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा हिंसक बाद में हो सकता है, जो कि हुआ भी बाद में। ठीक है, तो इसमें क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? मर्सेंटाइल फेज में पूरा ट्रेडिंग का मोनोपोली जो है अपने हाथ में ले लिया बंगाल से। दूसरा आता है इंडस्ट्रियलाइज फेज। इसमें क्या होता है? ये देखिए, इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड एज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड। मतलब इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया गया कि ब्रिटिश गुड को ही इनको मार्केटिंग करने का है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्ट आया 1813 का, जिसमें कि अलाउड किया इंडियन मार्केट टू सेल, मतलब इंडियन मार्केट के जो भी गुड्स है उसको मतलब सस्ते दामों में बेचने के लिए। और इससे क्या हुआ कि फॉरेन और होम मार्केट में इंडिया जो है अपना जो भी वर्चस्व था पहले विदेशी और देसी मार्केट में, वो जो है अपना खो दिया। क्योंकि आप अगर जो सामान को चीप दामों में बेचते हैं तो आपके पास पैसे रहेंगे नहीं, तो आगे आने वाले फेज में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस एक्ट ऑफ 1813 में यही हुआ। ठीक है, इसमें यह भी इंडस्ट्रियल फेज में ये भी देखा गया कि इंडिया को जो है एक्सपोर्ट किया गया रॉ मटेरियल को, ठीक है, और इंपोर्ट करना पड़ा फिनिश्ड गुड को।
ठीक है। मतलब इंडिया जो है रॉ मटेरियल को भेजता था विदेश में, और जो कि फिनिश गुड्स इंडिया में भी बन सकता था उसको ज़बरदस्ती जो है ब्रिटिश लोग क्या किए कि नहीं, आप बस फिनिश्ड गुड जो है इंपोर्ट ही कर सकते हैं, मतलब विदेश से ला सकते हैं, आप बना नहीं सकते हैं इंडिया में। तो वैसा कुछ कुछ रूल लगा दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, हेवी ड्यूटी लगा दिया इंडियन प्रोडक्ट्स पर टू इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड में जो भी भेजे जाते थे उस पर हेवी ड्यूटी लगा दिया, मतलब टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो ये लोग क्या करेंगे, बाहर में लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाएंगे, जिससे कि है जो इंडस्ट्रियल फेज में इंडिया को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, जो कि 1813 से 58 तक रहा। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा एक फाइनेंशियल फेज आया 1860 के ऑनवर्ड्स, मतलब 1860 के बाद। इसमें क्या हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ 1853 में। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, बॉम्बे से थाने के बीच। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर जो आप रहते होंगे तो आप लोग जानते होंगे बॉम्बे से थाने। ठीक है, 1853 में, 1853 में ही पोस्ट और टेलीग्राफ का भी इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, पहला बैंक कौन सा बना, अवध कमर्शियल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि पहला बैंक कौन सा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1907 में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ अच्छे चीज़ भी हुए फाइनेंशियल फेज में, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो है बहुत ज़्यादा गुड्स एंड मटेरियल के वो ढोने के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुआ। फिर से पोस्ट एंड टेलीग्राफ के जरिए लोगों को सूचना मिल जाती थी। फिर से बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, अवध कमर्शियल बैंक का नाम आप लोग याद रखिएगा, 1881 में, जो कि पहला बैंक था ऑफ इंडिया। टाटा आयरन एंड स्टील का जो है निर्माण हुआ 1907 में, जमशेदपुर जी टाटा इनके संस्थापक थे, आप भी जानते हैं। उस समय जो है कुछ बुक लिखे गए, ठीक है, जिसके कि लेखक मैं आपको बता रहा हूँ, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश, ठीक है, रूल इन इंडिया 1867 में। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। और आर.सी. दत्ता ने एक बहुत फेमस बुक लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में। तो ये याद रखिएगा, आर.सी. दत्ता वाला बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किसने लिखा, आर.सी. दत्ता ने। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश रूल में। तो इसमें कौन कौन से सिस्टम है, पहला जो है परमानेंट सेटलमेंट, इस्तामरारी जिसको बोला जाता है, जिसको कि अस्थाई बंदोबस्त बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ, तो बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, बनारस में, मद्रास में, भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब नॉर्थ वाले रीजन में जो है जनरली हम लोग देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट इस्तेमारी बंदोबस्त का जो है, मतलब अस्थाई बंदोबस्त का जो है सेटलमेंट का बाय ब्रिटिश रूल रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर जनरेट किया गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और इसे किसने जनरेट किया परमानेंट सेटलमेंट को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। यहाँ पर ये जॉन शोर ने इसको प्लान किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज़मींदार को जो है ऑनर दे दिया जाता है, और 1/11 ऑफ द रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा किसी लैंड से, जैसे आपके पास अगर जो 1 कट्ठा लैंड है और उससे जितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका 1/11वां हिस्सा आपको ज़मींदार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़मींदार को ऑनर बना दिया जाता है यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट में। और यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो है रोटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो है बॉम्बे, मतलब वेस्टर्न रीजन में जनरली होगा, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन में। इनके वाइसराय कौन थे, मुनरो। ठीक है, एंड चार्ल्स रीड रिकमेंडेड इट, मतलब वाइसराय जो मुनरो थे ब्रिटिश के, और चार्ल्स रीड जो थे, उन्होंने इस सिस्टम रोटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। रोट का मतलब होता है कल्टीवेटर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं महलवारी सिस्टम जो है तीसरा टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ये जो है गंगेज वैली, मतलब गंगा का जो वैली, फ्रंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंट की तरफ, और सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, इन सब साइड जो है, मतलब पंजाब के साइड, सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य भारत में, बीच में जो एमपी वगैरह आएंगे, और पंजाब के साइड फिर से गंगेज वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ये सब जो है महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय हम लोग देखते हैं कि किसान के द्वारा बहुत सारे मूवमेंट हुए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं। ये मूवमेंट है, ये प्लेस है, ये ईयर, और जो जो लीडर्स ने ये मूवमेंट में मेन मतलब थे जो लीडर्स, उनके नाम हैं। तो इंडिगो मूवमेंट जो है बंगाल में होता है 1859 में, किसके द्वारा, विष्णु एंड दिगंबर बिश्वास के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं चंपारण मूवमेंट,
तो ये तो बिहार में होता है 1917 में, और ये बहुत फेमस मूवमेंट था, गांधी जी के द्वारा होता है। खेरा मूवमेंट फिर होता है गुजरात में 1918 में, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। एकता मूवमेंट अवध में होता है 1921 में, मदुरई पारसी के द्वारा, मदारी पारसी के द्वारा। फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है साउथ इंडिया में 1931 में, NV रामा नायडू एंड NG गंगा के बारे में। इसमें चंपारण मूवमेंट और खेरा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण मूवमेंट जो कि 1917 में होता है वो गांधी जी के द्वारा, और खेरा मूवमेंट जो कि 1918 में होता है गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था 1936 में शाहजहां सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स उस समय क्या थे, मतलब कुछ रिलीजियस रिफॉर्म जो आए थे, मतलब धार्मिक सुधार जो आए थे उस समय क्या क्या थे। ठीक है, तो पहला जो है स्वामी सहजानंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 1781 से 1830 के बीच में। ये जो है स्वामी नारायण सीत का गठन करते हैं गुजरात में। ठीक है, स्वामी सहजानंद, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, स्वामी नारायण सीत का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, 1772 से 1833 के बीच में। ये क्या करते हैं, आत्मीय सभा का फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय, जो कि कलकत्ता में 1815 ईस्वी में ये आत्मीय सभा को फाउंड करते हैं, जिसको कि बाद में जो है ब्रह्मो सभा कहा गया, और बाद में ब्रह्मो सभा को ही ब्रह्मो समाज भी बोला गया 1828 में। ठीक है, सबत कौमुरी 1819 में एक जनरल थे जो कि एबोलिशन ऑफ सती में पार्ट करते हैं। ठीक है, तो पूछा भी जाता है एबोलिशन ऑफ सती को किस रिलीजियस पर्सन ने ये एबोलिशन ऑफ सती किया था, मतलब सती का एबोलिशन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के टाइम में राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था कि एबोलिशन ऑफ सती के बारे में। ठीक है, 1819 में। चलिए अब आगे हम देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को जो है आयोजन किया था 1839 में। तत्वबोधिनी पत्रिका ये लिखे थे बंगाली में, जो कि बंगाली मंथली था। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका ये जो है बंगाल से ही थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और फिर जो है ब्रह्म धर्म, पैसेजेस टेकन फ्रॉम, और ये ब्रह्म धर्म के बारे में भी लिखे थे, जो कि पैसेज लिए गए थे उपनिषद से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। ये जो है एक लीडर थे ब्रह्मो समाज के। ठीक है, और इन्होंने वाम बोधिनी पत्रिका का जो है स्टार्ट किया था। वाम बोधिनी पत्रिका जो कि एक वुमेन के लिए एक जर्नल हुआ करता था। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है फाउंड किया जाता है इनके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो अगर जो कोई पूछे कि आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे, तो केशव चंद्र सेन। चलिए ठीक है, इन्होंने और फाउंड किया इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, जो कि है नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1972 को लागू किया, जिसको कि सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि फिक्स किया कि मिनिमम एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर मैरिज कितना होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया, फाउंड किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1817 में, जो कि क्या किया, लागू किया कि हम लोग का मिनिमम एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स मैरिज के लिए कितना होना चाहिए, मतलब किसी लड़के लड़की के मिनिमम एज कितना होना चाहिए जिसमें उसका मैरिज हो जाए। अब हम लोग देखते हैं आत्मा रंगन पांडुरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में बॉम्बे में। ठीक है, MG रानाडे जो है इनके साथ ज्वाइन किए 1870 में। ये भी एक रिलीजियस पर्सन थे MG रानाडे। तो हम लोग से क्वेश्चन भी पूछता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्मा रंग पांडुरंग। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको मुल्ला शंकर भी बोला जाता है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, 1875 में बॉम्बे में। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी में आया था, उनको इन्होंने लिखा था। ठीक है, और वेद व्यास भूमिका भी जो है हिंदी और संस्कृत में आया था, उनको भी इन्होंने। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और वेद व्यास भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, आर्य समाज के फाउंडर थे। आगे हम लोग देखते हैं ब्लावास्की एंड ओलकॉट के बारे में।
तो ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क में 1875 में इस्टेब्लिश करते हैं, और ये जो है अपना हेडक्वार्टर जो है मद्रास में कर लेते हैं 1882 में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सन आते हैं वहाँ पर, स्वामी विवेकानंद, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। इनका क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका बचपन का नाम था। बचपन का नाम इनका नरेंद्र था, इनको नरेंद्र नाथ दत्त भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1887 में, जो कि सोशल सर्विस लीग थी, जिसको कि ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया 1897 में। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ मूवमेंट हुए थे उस टाइम, कौन से ईयर में हुए थे, कौन से प्लेस में, उनके फाउंडर कौन थे। तो देखते हैं, बहुजन समाज मूवमेंट जो हुआ था 1910 में, जो कि सतारा में हुआ था। सतारा एमपी में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था, और मुकुंद राव पाटिल ने इसके फाउंडर थे। फिर हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में, गांधी जी इसके फाउंडर थे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग इसका फिर से रिवाइज कर लें। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्वामी नारायण सीत का गठन किया। राजा राम मोहन रॉय ने एबोलिशन ऑफ सती जो था, मतलब सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, मतलब सती प्रथा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मारंग पांडुराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर आगे हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और वहीं पर सत्यार्थ प्रकाश और वेदाभ्यास भूमिका भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। और यहीं पर हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका कि नरेंद्र नाथ दत्ता नाम था, ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने ही फाउंड किया था। ठीक है, जिसको कि बाद में ट्रस्ट के रूप में एक लिखा गया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। अब उस समय क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ। 1857 जब आया तो उस समय जो है रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो कॉज क्या था उस समय रिवोल्ट का? तो एक तो क्या था, वर्षों से चली आ रही थी सती प्रथा, मतलब किसी के अगर जो हस्बैंड मर जाते हैं तो उस सती को अग्नि कुंड में अपने जान देना होगा, अग्नि में मतलब झुलस कर वो लोग मर जाते थे। तो उसका जो है राजा राम मोहन राय ने भी विरोध किया था। तो एबोलिशन ऑफ सती जो हुआ था 1829 ईस्वी में, ठीक है, तो वो जो है सती प्रथा का अंत हो गया था। तो ये भी वन ऑफ द कॉज था रिवोल्ट का। मतलब 1857 में जो है एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है इंडियंस के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ। तो उसका कौन कौन सा रीज़न था? एक था एबोलिशन ऑफ सती, फिर जो है वीडो मैरिज का लीगल कर दिया जाता है कि हाँ भाई, जो भी मतलब वीडो हो गई है लड़की, तो उसका जो है वो अपना मैरिज कर सकती है। 1856 में जो हुआ था, लीगलाइजेशन हुआ था वीडो मैरिज का, विधवा जो है दोबारा शादी कर सकती है, तो उसको भी लीगल कर दिया गया था। और फिर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ऐसा बोला जाता है, हुज कार्ट्रेस वेयर मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क, मतलब सुअर के मांस और बीफ से जो है, गाय के मांस से जो है उस समय इनफील्ड जो राइफल्स दिए जाते थे, जो इंडियन आर्मी उस समय जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसमें जो इंडियन पीपल थे, उनके जो राइफल्स दिए जाते थे उनमें जो है बीफ और पोर्क के कार्ट्रेज का यूज होता था। ठीक है, तो इंडियन जो है बहुत रिलीजियस होते हैं या कुछ कुछ रिलीजियस, मतलब जो रिलीजियस को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं जनरली, उन लोग का बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ कि हम लोग गाय के मांस और सुअर के मांस से बने हुए कार्ट्रिज के राइफल्स को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बिगिन हुआ और कैसे ये रिवोल्ट जो है स्प्रेड होते गया। ठीक है, मतलब रिवोल्ट का आगमन कैसे हुआ और कैसे ये फैलते गया। तो वहाँ पर एक देखते हैं मंगल पांडे, जो कि स्टार्ट कर देता है रिवोल्ट को। ठीक है, बैरकपुर में, कोलकाता में एक आर्मी में थे मंगल पांडे, जो कि है हग्सन और बॉग, जो कि परेड के दौरान बैरकपुर में ये जो है इनका मर्डर कर देते हैं। क्यों मर्डर कर देते हैं? क्योंकि ये इनको इनको पता था कि कार्ट्रेज जो है वेयर मेडअप ऑफ गाय के मांस और सुअर के मांस से हमारा कार्ट्रेज बनाया जा रहा है, और वही राइफल जो है हम लोग को दिया जा रहा है। तो जिससे वो बहुत नाखुश थे और इन्होंने विरोध किया। विरोध करते ही हग्सन और बॉग, जो कि उस समय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से रहते हैं, उनको परेड के दौरान जो है मार देते हैं कोलकाता में।
फिर जो है इन्होंने एक मीरठ में नारा भी दिया, मारो फिरंगी को। तो बोला भी जाता है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, तो आप याद रखिएगा मंगल पांडे ने दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है प्रोक्लेम्ड करते हैं बहादुर शाह जफर, उस समय जो है मुग़ल एम्पायर के शासक रहे होते हैं, उनको शहंशाह हिंदुस्तान जो है ये बुलाते हैं कि हाँ ये शहंशाह हिंदुस्तान हम लोगों का कौन है, बहादुर शाह जफर है, जिसको कि बहादुर शाह टू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये लास्ट मुग़ल एम्पायर रहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या है, बहादुर शाह टू जो है बाद में फिर डिपोर्ट किए जाते हैं रंगून में। ठीक है, जहाँ कि वो 1862 में मर जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो है मंगल पांडे सबसे पहले ह्यूसन और बॉक को मार देते हैं, फिर ये नारा देते हैं कि मारो फिरंगी को, और प्रोक्लेम्ड करते हैं, बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर ही हमारा शहंशाह हिंदुस्तान है, ना कि ब्रिटिश शहंशाह हिंदुस्तान है। चलिए ठीक है, और फिर जो है बहादुर शाह जफर को रंगून में डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्रोह हो जाता है 1857 के दौरान, जहाँ कि वो 1862 में रंगून में ही मर जाते हैं। ठीक है, उस समय खेर सिंह थे, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, जो कि आरा से थे, वो जो है 1858 में मर जाते हैं। ये भी जो है रिवोल्ट करते हैं 1857 के विद्रोह में, एक अच्छा पार्टिसिपेशन देते हैं, जिनकी कि 26 अप्रैल 1858 में मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि 1857 के रिवोल्ट को बताता है। तो उस रिवोल्ट के बारे में लिखा हुआ है इन बुक्सों में, तो ये बुक आप पढ़ भी सकते हैं, या फिर इनके राइटर के नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बुक हम लोग देखते हैं द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। ये 1859 ईस्वी में रिलीज किया जाता है, और इनके ऑथर कौन थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1873 में, इनके राइटर कौन है, सैयद अहमद खान। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है, वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, इसके ऑथर कौन है, तो 1909 में इन्होंने लिखा था, इसके ऑथर है वी.डी. सावरकर। 1857 सुमित्रा नंदन सेन ने लिखा था, एस.एन. सेन भी जिनको कहा जाता है। 1957 में इनको लिखा जाता है, 1957 में ये लिखते हैं। तो ये दो बुक जो 1857 वाला हो गया, फिर से ये बुक हो गया, ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 सुमित्रा नंदन सेन के द्वारा, और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 बाई कार्ल मार्क्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी इंपॉर्टेंट बुक है, सैयद अहमद खान के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और स्प्रेड करने लगा, फैलने लगा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि अगस्त 1858 में जो है ब्रिटिश एक एक्ट पास करता है, जो कि रूल ऑफ कंपनी को इंड कर देता है, मतलब कंपनी का रूल जो है पूरे भारत में नहीं रहेगा, उसको इंड कर देता है। और ब्रिटिश क्या करता है, परसिड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और उसी समय डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है ब्रिटिश अपनाते हैं, मतलब फूट डालो और राज करो। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि मॉडरेट फेज में क्या होता है। मॉडरेट फेज जो कि 1885 से 1905 तक है। ठीक है, इस समय देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आता है। ठीक है, बॉम्बे में जिसका हेडक्वार्टर था, और यहाँ पर 1885 में आता है, और जिसके कि संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। कभी कभी क्वेश्चन में ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम था। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन में पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो ये जो है 1884 में फाउंड किया जाता है बाय ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो है पुणे में होने वाला था 1885 में, लेकिन क्या होता है, पुणे में उस समय कॉलरा की बीमारी चल रही होती है, जिसके कारण कि जो है ये इसका पहला सेशन जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है, जो कि बॉम्बे में है। ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्या देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1884 में, किसके द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और 1885 में पुणे में इसका कॉन्फ्रेंस जो होना था वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया, क्योंकि पुणे में उस समय कॉलरा की बीमारी बहुत तेज़ हो रही थी। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में 1905 से 17 के बीच में जो हुआ।
तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर उस समय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, श्री अरविंदो घोष। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इनको लोकमान भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है लोकमान को किनको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दो पुस्तक लॉन्च किया था, दो पत्रिका लॉन्च किया था, एक केसरी जो कि मराठी में और एक मराठा जो कि इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर मराठा है वो मराठी में नहीं है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मराठा है तो मराठी में होगा, लेकिन नहीं, मराठा है वो पुस्तक जो है, वो जो पत्रिका है वो इंग्लिश में होगा और केसरी जो है वो मराठी में होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया था दो पुस्तिका, केसरी मराठी में, मराठा जो है इंग्लिश में। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, ठीक है। इसके बारे में बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे। गीता रहस्य भी इन्होंने ही लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने, और इन्होंने बोला था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूँगा। ये किन्होंने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये नारा याद रखिएगा कि स्वराज और बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे, बॉयकॉट साइमन कमीशन। तो पूछा भी जाता है बॉयकॉट साइमन कमीशन का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। बिपिन चंद्रपाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने एक इंग्लिश वीकली पत्रिका निकाला था जिसका कि नाम था न्यू इंडिया। तो अगर जो पूछता है कि न्यू इंडिया की वीकली जो था इंग्लिश वीकली, वो किसने फाउंड किया था? तो बिपिन चंद्रपाल ने। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो बिपिन चंद्रपाल ने, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो बिपिन चंद्रपाल ने। सर अरविंदो घोष जो कि बंगाल से ही थे, उन्होंने एक बंगाली डेली पत्रिका स्टार्ट किया था जिसका नाम जुगंतर था। पूछा भी जाता है जुगंतर जो है बंगाली डेली जो है उसको किसने स्टार्ट किया था? तो सर अरविंदो घोष ने। ये तीनों का जो आप नाम देख रहे हैं, इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब लाल का नाम है लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल का नाम है बाल गंगाधर तिलक, पाल का नाम है बिपिन चंद्रपाल। चलिए, जिनको कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर माना जाता है, गरम दल के नेता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि उस समय जो है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और बॉयकॉट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मतलब बॉयकॉट होता है और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 से 8 के बीच में। तो ये हम लोग देखते हैं। उस समय देखते हैं कि हम लोग बंगाल का जो है विभाजन हो जाता है। एक ईस्ट साइड में जो बंगाल है ईस्ट बंगाल, और वेस्ट साइड में जो बंगाल है वो वेस्ट बंगाल। और ये क्यों होता है? ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि ब्रिटिश जो है ये लाए थे कि फूट डालो और राज करो। तो इसके तहत ये लोग क्या करते हैं कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं ताकि इनके खिलाफ जो है विद्रोह बहुत ज़्यादा जो हो रहा था 1857 वाला, वो विद्रोह कम हो सके। अब दो पार्ट में अगर जो किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ का यूनियन, जो दो यूनियन पहले एक था वो ज़्यादा रिवोल्ट करेगा, लेकिन दो यूनियन जो बट गया वो अब कम रिवोल्ट करेगा, ठीक है। तो इसी कारण बंगाल का विभाजन ये लोग कर देते हैं 1905 में ब्रिटिश के द्वारा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान आ जाता है जिसको कि बांग्लादेश बोलते हैं, और ये वेस्ट बंगाल आ जाता है, वेस्ट बंगाल को ही वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और ईस्ट बंगाल को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा होता है, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, वो क्या करते हैं? स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग जो भी करेंगे स्वदेशी करेंगे, जो भी कपड़ा पहनेंगे देश का बना हुआ पहनेंगे, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे देश का इस्तेमाल करेंगे, उसी को स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जी के गोखले जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान वन ऑफ द सेशन में ये मेन पर्सन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो जी.के. गोखले जो है 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखते हैं कि 7 अगस्त 1905 को रिजोल्यूशन लिया जाता है कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स को,
ठीक है। तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करती है, वहीं पर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने देश का सामान यूज करेंगे और ब्रिटिश जो भी गुड्स है, ब्रिटिश का जो भी थिंग्स है, जो भी मतलब मटेरियल या फिर थिंग्स जो हम लोग वस्तुएं यूज करते हैं, उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे कि उनको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये भी जो है 1905 में ही स्टार्ट किया जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि आईएनसी का स्थापना जहाँ 1884 में होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी स्थापना हो जाता है 1906 में। ठीक है। तो ये दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्ला ऑफ डेक्का जो कि ढाका में है, इनके द्वारा जो है इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, फाउंड किया जाता है। तो पूछता भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है AIML, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। और कौन इसके संस्थापक थे? नवाब सलीमुल्ला। तो ये नाम याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्ला। ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया पार्टीशन को ऑफ बंगाल को, सिंस ये मुस्लिम लीग थी। ठीक है। तो इनका विचार और INC का विचार, दोनों के विचार में बहुत सारे विवाद आए थे। ठीक है। INC जहाँ किसी चीज़ को सपोर्ट करती थी, ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे, ये जहाँ सपोर्ट करते थे, ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में गठन हुआ, ये जो है मुस्लिम लीग के जो लीडर वगैरह थे, वो जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते थे कि हाँ भाई, बंगाल का पार्टीशन हुआ है वो अच्छी चीज़ है। वहीं स्वदेशी मूवमेंट को अपोज करते थे, और जिसके के कारण जो है कम्युनल डिफरेंसेज होने लगा, क्योंकि ये मुस्लिम की टोटल लीग थी। ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम जो दो कम्युनिटी थी, उनके बीच में जो है कम्युनल डिफरेंस आने लगा, क्योंकि INC और मुस्लिम लीग के विचार जो है अलग अलग हो रहे थे। ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किए थे, इनफैक्ट इन्होंने ही स्वदेशी मूवमेंट लाया था, और ये स्वदेशी मूवमेंट को अपोज कर रहे थे। ठीक है। तो कॉमनल वायलेंस वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कलकत्ता सेशन फिर हुआ 1906 में, जो कि स्वराज का हम लोग का एडॉप्ट किया गया था। तो कलकत्ता सेशन जो हुआ INC का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। अब कलकत्ता का जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग जो है स्वराज को एडॉप्ट करेंगे, स्वराज को अपनाते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछता है, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में स्वराज को कब अपनाया था? तो 1906 में। ठीक है, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर हम लोग को देखता है कि सूरत स्प्लिट, सूरत का जो सेशन होता है INC का, वन ऑफ द सेशन INC का नेक्स्ट सेशन जो है सूरत में होता है, जिसमें कि जो है INC जो है स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट में, और सूरत, जिसको कि सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, मतलब विभाजित हो जाता है दो पार्ट में 1907 में। ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग। तो सूरत स्प्लिट में ये होता है कि दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक जो है मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन कौन है? लाल बाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और मॉडरेट में जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब, जवाहरलाल नेहरू, ये सब आते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक इज सेंट टू मदुरई जेल बर्मा आफ्टर फॉर 6 ईयर। 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल में मतलब जाना पड़ता है, और विंदो घोष जो है पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है। और 1908 के बाद जो है मूवमेंट जो है ये ख़त्म हो जाता है, जो भी स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स का मूवमेंट जो आता है वो ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मोरले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में लाया जाता है। ठीक है। तो उस समय के जो लॉर्ड थे मिंटो, जो कि वायसराय थे इंडिया के, ठीक है, उनके द्वारा जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है। तो रिफॉर्म जो है डेवलप सेपरल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, मतलब ये जो है सेपरल इलेक्ट्रोल, मतलब ये वोट जो है, मतलब मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं कि ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए सेपरेट कुछ अधिकार रहेंगे। ठीक है। सिस्टम सच दैट मुस्लिम कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम, मतलब ऐसा सिस्टम लेके आते हैं जिसमें कि मुस्लिम जो है सिर्फ मुस्लिम को वोट कर सकता है। ऐसा कुछ सिस्टम लाते हैं जो कि सही नहीं रहता है, जो कि अगेन जो है होम रूल मूवमेंट आता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं INC वाले कि नहीं, मुस्लिम जो है मुस्लिम को वोट सिर्फ नहीं कर सकता है, ऐसा सही नहीं है। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में, याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, जो कि वायसराय ऑफ इंडिया था। फिर होम रूल मूवमेंट आता है 1915 से 16 के बीच में। इसमें क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल मूवमेंट का
संस्थापक थे। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, होम रूल मूवमेंट किसने स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, 1916 में। एनी बेसेंट जो है स्टार्ट करते हैं होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन 1916। एनी बेसेंट जो है इनके साथ मिलके, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके इंडिया में जो है होम रूल मूवमेंट का 1916 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट में दो फेमस लीडर कौन कौन थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ का समझौता होता है वहाँ पर, कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जानते हैं जिसको, कि 1916 में, ठीक है। ये क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी आ जाता है। यहाँ पर कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट एंड डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट था कि जो मुस्लिम जो है मुस्लिम को भी वोट कर सकता है उसको जो है कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेता है। पहले तो जब आता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो उसको तो वो एक्सेप्ट नहीं करते आइन से कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में होता है उसमें जो है कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, लेकिन हम लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए पूरे कंट्री के लिए, मतलब कंट्री का डोमिनेशन जो है ज़्यादा होना चाहिए ओवर ब्रिटिश, मतलब कंट्री के लोग ही ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा डोमिनियंट होने चाहिए। तो ये होता क्यों है? क्योंकि उस समय जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ जाती है मुस्लिम में, क्योंकि वहाँ पर टर्की और ब्रिटिश के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें उसमें जो है वो जो है यूनिटी पैदा करता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। टर्की में जो है मुस्लिम को पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं, और ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो लड़ाई होती है उस समय 1916 के अबाउट में ही, अप्रोक्स में ही, उस समय जो लड़ाई होती है उससे मुस्लिम लोग नाराज़ रहते हैं कि नहीं ये लोग टर्की से नहीं लड़ाई करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी में लखनऊ पैक्ट का साइन होता है, लखनऊ पैक्ट बनता है 1916 में। आगे हम लोग देखते हैं कि मोंटेग्यू डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 आता है। तो इसमें बोलता है कि कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू इंडियन पीपल हैपन ड्यू टू लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के आने के कारण हम लोग देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र जो है धीरे धीरे करके इंडियन पीपल को दे दिया जाए, इसी को बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ सभाएं हुए थे जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे भारत नौजवान सभा लाहौर में हुआ था भगत सिंह के द्वारा 1926 में। अभिनव भारत सभा हुआ था पुणे में, ठीक है, 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सभा किसके द्वारा हुआ था? बी.डी. सावरकर के द्वारा, पुणे 1904 में। गदर पार्टी भी इम्पोर्टेंट है, लाला हरदयाल ने इसकी शुरुआत की थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। फिर से हम लोग देखें काकोरी ट्रेन डकैती के, काकोरी कांड के नाम से भी ये जाना जाता है। ये काकोरी में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला मिल के जो है काकोरी ट्रेन का डकैती करते हैं, ठीक है। वो ब्रिटिश गुड्स से लिए हुए बहुत सारे हथियार वगैरह रहते हैं इस ट्रेन में, उनको लूटते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला ने 1925 में, ठीक है। इसको काकोरी कांड भी बोला जाता है। फिर से सॉन्डर्स जो है उस समय एएसपी रहता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर का, उसको जो है भगत सिंह मार देते हैं, ठीक है, तो 1928 में। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उस टाइम के। चलिए फिर देखते हैं कि जनरल डायर की मृत्यु हो जाती है लंदन में, किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा 1940 में। जनरल डायर को मारा जाता है बाई उधम सिंह 1940 में। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि ये गांधीयन एरा स्टार्ट होता है जो कि 1917 से 47 तक चलता है। क्या देखते हैं? गांधी जी के बारे में हम लोग देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरबंदर में गुजरात में हुआ था, ठीक है। उसी दिन हम लोग जो है नेशनल नॉन वायलेंस डे को भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को, क्योंकि ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, वायलेंस को ये सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। इनके फादर का नाम करमचंद गांधी है, मदर का नाम पुतली बाई है। इन्होंने हिंद स्वराज के जैसे बुक को लिखा है जो कि 1909 में लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक को भी, ऑटोबायोग्राफी जो था इनका, वो भी लिखा है 1927 में, ठीक है। तो हिंद स्वराज किसने लिखा है? गांधी जी ने। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी जो है गांधी जी ने लिखा है।
हम लोग देखते हैं कुछ एडिटर्स भी जो है एडिटोरियल जो है ये लिखते थे, जो कि इंडियन ओपिनियन लिखते थे 1903 से 15 के बीच में, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में थे। हरिजन नाम की पत्रिका ये लिखते थे इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में। यंग इंडिया भी इन्होंने लिखा है इंग्लिश और गुजराती में। तो एक चीज़ कॉमन देखेंगे, इंग्लिश में जो है इनके सारे पत्रिका हैं, चाहे इंडियन ओपिनियन हो या हरिजन हो या यंग इंडिया। अब बाकी लैंग्वेज जो है गुजराती भी तीनों में है, देखिए, क्योंकि ये गुजरात से बिलोंग करते थे, पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था, गुजराती भी रहेगा ही, चाहे हरिजन हो या यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन हो। अब हिंदी में इन्होंने हरिजन लिखा, जो कि आपको याद करने में भी एच फॉर हिंदी और एच फॉर हरिजन, ठीक है। और यंग इंडिया तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसी को गुजराती में नवजीवन के नाम से भी जानते हैं, यंग इंडिया को, ठीक है। महात्मा इनको उपाधि कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में, याद रखिएगा। और इनको राष्ट्रपिता बोला था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। अब आगे हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका का, जब ये गए थे तो उस समय क्या क्या हुआ था इनके साथ। तो साउथ अफ्रीका में 1893 में जो है गांधी जी को साउथ अफ्रीका भेजा जाता है। 1884 में वो वहाँ पर नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC का गठन करते हैं, ठीक है। और 1904 में वो देखते हैं कि इंडियन ओपिनियन जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, इंडियन ओपिनियन, जो कि यहाँ पर एक एडिटर है, ठीक है। 1904 में जो है ये इसके संस्थापना करते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं। 1906 में देखते हैं कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको कि सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल में स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट करते हैं गांधी जी? 1906 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं 1907 में जो है सत्याग्रह ये स्टार्ट करते हैं ब्लैक एक्ट के खिलाफ, मतलब काले लोगों के खिलाफ जो एक्ट थे जो कि अच्छे नहीं थे, उनके खिलाफ जो है ये सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं 1907 में साउथ अफ्रीका में। 1908 में ये पहला जेल टर्म होता है, पहली बार जेल जाते हैं जोहान्सबर्ग में। 1910 में हम लोग देखते हैं टोल्स्टॉय फॉर्म 1910 में, जो कि बाद में गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, जोहान्सबर्ग के नज़दीक में है, उसका स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो गांधी आश्रम है इसका क्या नाम है? तो टोल्स्टॉय फार्म नाम है। कब स्थापना हुआ था? तो 1910 में, ठीक है। कहाँ पर? तो जोहान्सबर्ग। 1914 में जो है इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कैसरी हिंद के साउथ अफ्रीका में ही 1914 में दिया जाता है। जब ये इंडिया आए 1915 में, ठीक है, सबसे पहले ये इंडिया आए बॉम्बे में 1915 में, तो इन्होंने सत्याग्रह आश्रम जो है लोछारब नियम अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम का फाउंडेशन किया, ठीक है। और 1917 में जो है आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया साबरमती। आपने गाना भी साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो 1917 में जो है आश्रम को जो है शिफ्ट किया जाता है साबरमती रिवर के नज़दीक में, ठीक है, बैंक पर, किनारे पर। 1916 में जो है लखनऊ सेशन को ये अटेंड करते हैं, वेयर राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड हिम टू चंपारण सत्याग्रह। मतलब चंपारण का जो कैंपेन था उसके लिए जो है राजकुमार शुक्ला जो है इनको इनवाइट करते हैं लखनऊ सेशन में। आप लोग भी जानते हैं लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था। लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आ जाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और INC में समझौता हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो है टर्की के विरुद्ध युद्ध स्टार्ट था, और टर्की जो है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। तो सिंस 1916 में राजकुमार शुक्ला इनको इनवाइट करते हैं चंपारण में, आके देखिए वहाँ का हालत बहुत ख़राब है। तो चंपारण का कैंपेन वहाँ पर करते हैं, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा हो रहा होता है, जिसको कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो है ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1906 ईस्वी में करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब स्टार्ट करते हैं? तो 1917 में, बाय चंपारण कैंपेन, चंपारण सत्याग्रह के रूप में। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ? 1917। 1918 में खेदा सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखते हैं, खेदा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। पीपल वेयर अनेबल टू पे द रेंट ड्यू टू क्रॉप्स फेलियर। उस समय क्या हुआ था कि खेरा आंदोलन
इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी पीजेंट्स थे या फार्मर्स थे वो जो है रेंट नहीं दे पा रहे थे, या पीपल जो भी थे उनके फसल जो है बर्बाद हो गए थे, उसके कारण रेंट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश जो है फिर भी रेंट मांग रहे थे, जिसके कारण कि खेदा सत्याग्रह का स्टार्ट होता है। ये महात्मा गांधी खेदा सत्याग्रह करते हैं कि पीपल को रेंट जो है माफ़ कर दिया जाए, जिसको कि पहला असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 1919 में क्या हुआ। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक आया था जिसके बारे में आगे अब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जो है उसके खिलाफ जो है सत्याग्रह जो है ये करते हैं। पहला ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट 1919 में ही हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड हिम एज प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है जो कि प्रेसिडेंट के रूप में महात्मा गांधी को नियुक्त करता है 1919 में। 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1920 से 22 के। लेकिन क्या होता है 1922 में जो है ये मूवमेंट को बुला लेते हैं, वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद वो क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। 1924 में क्या होता है? बेलगाम का सेशन होता है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो कि पहला बार और लास्ट टाइम जो है बेलगाम सेशन में ये जो है प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब 1930 से 34 के बीच के जर्नी में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर से दांडी मार्च भी स्टार्ट करते हैं, जिसको कि साल्ट सत्याग्रह बोला जाता है। ठीक है, पहला फेज जो है 12 मार्च 30 से 5 मार्च 31, ये मैंने लिख दिया है। फिर से गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। ठीक है, वहीं ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है लंदन में अटेंड करते हैं 1931 में ही। और सेकेंड फेज जिसका कि होता है जिसका कि सेकेंड फेज होता है 1932 में, 1932 से 34 के बीच में। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज है वो किसका होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज कब होता है? 30 से 31 के बीच में। सेकेंड फेज जो है 32 से 34 के बीच में। और उसके बीच में हम लोग देखते हैं गांधी निर्वन समझौता आता है और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आता है। चलिए आगे देखते हैं 40 से 41 के बीच में इंडिविजुअल, मतलब हम लोग इंडिविजुअली जो है सत्याग्रह करेंगे, इसका स्टार्ट कर देते हैं ये कि हम लोग को इंडिविजुअली मतलब एज ए सिंगल हम लोग को सत्याग्रह स्टार्ट करना है, ये नहीं कि एकजुट होकर। 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट होता है इनके द्वारा, और ये नारा भी देते हैं डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 1942 में ही हुआ था। गांधी एंड और कांग्रेस लीडर उस समय जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब गांधी और जितने भी कांग्रेस लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे अब हम लोग देखते हैं 1942 से 44 के बीच में इनको जो है डिटेंशन में रखा जाता है आगा खाओ पैलेस पुणे में। ठीक है, जो कि पुणे में है, जो कि इनका लास्ट प्रिजन टर्म होता है। पहला तो प्रिजन टर्म मतलब जोहान्सबर्ग में होता है, और लास्ट वाला कहाँ होता है? आगा खां पैलेस पुणे में, जो कि 1942 से 44 के बीच में डिटेन किया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। 1948 में जो है नाथूराम गोडसे जो है इनको बिरला हाउस के नज़दीक में गोली मार देते हैं, और ये अपने मुंह से बोलते हैं हे राम, और हे राम कह के ये अपना प्राण को त्याग देते हैं। तो 1948 में इनको गोली किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। और लास्ट वर्ड जो गांधी जी के मुंह से निकला था वो कौन सा था? हे राम। बिरला हाउस के नज़दीक में 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि गांधीयन एरा के दौरान, मतलब गांधी जी जब आए थे इंडिया में, उस दौरान इंडिया में क्या क्या मूवमेंट हुए थे। तो सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, इन विच रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी भारतीय को रॉलेट एक्ट के दौरान जो है एक लॉ पास किया गया था, जिसमें कि किसी को भी आप प्रिजन में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, कोई ट्रायल नहीं होगा उसका, मतलब बिना कुछ ट्रायल का किसी को भी आप जेल में डाल सकते हैं। ये ब्रिटिश के द्वारा एक लॉ लाया गया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जब आया था तो उस समय क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है डॉक्टर सफीजुद्दीन कीचू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत, मतलब बिना ट्रायल के। तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मेन और वुमेन जो है
जालियावाला के पास जो है अपना भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। तो वहाँ पर जो जनरल होते हैं, जनरल ओ डायर, वो जो है फायरिंग कर देते हैं अमृतसर में ड्यूरिंग जालियावाला बाग। तो इसी को जालियावाला बाग मैसेकेयर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि जालियावाला बाग हत्याकांड में मैसेकेयर, जिसको बोला जाता है मैसेकेयर मीन्स हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को होता है। उसमें थाउजेंड्स ऑफ मेन वुमेन को जनरल डायर जो है ऑर्डर दे देता है कि गोलियों से भून दो, तो मार दिया जाता है। उस समय क्या होता है, ठीक है। फिर खिलाफत मूवमेंट आता है 1920 से 22 के बीच में। खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स, जिसको कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो है लॉन्च करते हैं एंटी ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो है मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1920 में, जिसको कि खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। इसको गांधी जी और कांग्रेस दोनों मिलकर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट 1920 में, उसको सपोर्ट करते हैं गांधी जी कांग्रेस। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उसी टाइम आता है। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो दोनों जो है एक ही टाइम में आता है, 1920 और 1922 में ख़त्म हो जाता है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है कि ये गांधी जी बोलते हैं कि स्वराज जो है हमारा अल्टीमेट एम है, मतलब स्वराज इज एज इट्स अल्टीमेट एम, गांधी जी के द्वारा बोला जाता है। तो ये नारा भी है कि स्वराज इज एज इट्स अल्टीमेट एम का नारा किसने दिया, गांधी जी ने, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो भी ऑफिशियल और ऑनरेबल ड्यूटीज़ जो रहता है ब्रिटिश गुड्स का इंडियन के द्वारा, मतलब इंडियन पीपल अगर जो किसी हायर पोस्ट पे है ब्रिटिश में, जैसे ऑफिशियल में है, कोई अफसर है, या फिर ऑनरेबल ड्यूटीज़ कर रहे हैं ब्रिटिश चाहे वो ब्रिटिश आर्मी में हो या फिर ब्रिटिश के जगह कोई ये वकील हो या जज हो, तो वो जो है अपने ऑनरेबल ड्यूटीज़ को छोड़ देंगे। ये जो है इस मूवमेंट में होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1922 में 20 में जो कि ये स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या करता है, फॉरेन जो क्लॉथ्स रहता है उसको जो है बॉयकॉट करने के लिए गांधी जी बोलते हैं कि फॉरेन जो भी विदेशी कपड़े हैं उनको बॉयकॉट करो और देसी कपड़े ही पहनो। फिर इसमें एक घटना हम लोग को सामने आती है जो कि चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि गोरखपुर यूपी में है, उसके नाम से जाना गोरखपुर यूपी में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। इसमें क्या होता है कि लोकल पुलिस पर जो है एंग्री जो कि गुस्सा में हुए पीजेंट्स जो थे, जो किसान जो है लोकल पुलिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं, तो वो अटैक कर देते हैं और उसमें कुछ का हत्या हो जाता है, ठीक है। तो उस समय जो हत्या होता है लोकल पुलिस का बाय इंडियन फार्मर्स, जो कि उसके बाद क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं गांधी जी, नहीं अब हम लोग असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे आगे फॉरवर्ड, जो कि 1922 में होता है चौरी चौरा कांड, ठीक है, गोरखपुर यूपी में। तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC कलेकर जो है इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्वराज पार्टी में जो है 45 वोट को जीतते हैं 145 सीट में, 145 सीट में 45 सीट को जीतते हैं। फिर जो है साइमन कमीशन आता है 1927 में, याद रखिएगा। उसमें क्या है कि ब्रिटिश जो है अपॉइंट करता है साइमन कमीशन 1927 में, जो कि यूरोपियंस के मतलब वाइट पीपल्स, उस समय यूरोप के जो कंट्री थे उस समय वाइट पीपल रहते थे, अभी वाइट पीपल ही जनरली रहते हैं यूरोप में, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है, जिसमें कि जनरली जो है लीडर्स वगैरह में यूरोपियन को इंक्लूड करने का बात कहा जाता है, ठीक है। तो इंडियन लीडर को इससे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो लोग बहुत नाराज़ थे इससे। तो लाला लाजपत राय ने उस समय नारा भी दिया था, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर सॉन्डर्स का जो है हत्या कर दिया जाता है भगत सिंह के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा, ठीक है, 1928 में, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह और उसके साथियों के द्वारा 1928 में किया जाता है। तो साइमन कमीशन कब आया था, 1927। इसमें क्या हुआ था कि यूरोपियंस को जो है पार्टी लीडर्स के रूप में रखा जाता है, जो कि इंडियन पीपल जो है इससे खासा नाराज़ थे कि इंडिया में रहकर कोई यूरोपियन पीपल को ज़्यादा अधिकार नहीं देना चाहिए, लीडरशिप में नहीं रहना चाहिए। फिर जो है नेहरू कमेटी रिपोर्ट आता है 1928 में। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे नेहरू और तेज बहादुर सागरी। इनका गोल था कि डोमिनियन स्टेटस मिले और कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, मतलब इंडिया का डोमिनेशन बढ़े ओवर ब्रिटिश के अपेक्षा में, और हम लोग को पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। तो ये नेहरू कमेटी रिपोर्ट में लिखा गया था। फिर 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना आता है, मोहम्मद अली जिन्ना,
जिनका कि पाकिस्तान से डिवाइड करने में बहुत अहम भूमिका है, जिसको कि हम आगे बाद में देखेंगे कैसे इन्होंने डिवाइड करवाया भारत पाकिस्तान को। चलिए ठीक है, तो 14 पॉइंट देते हैं। जिन्ना डिमांड करते हैं एज ही वाज अगेंस्ट नेहरू कमेटी, नेहरू कमेटी के ये लोग खिलाफ थे। पहले ही मैंने बता चुका है कि आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनके बीच में बहुत विवाद चल रहा होता है। नेहरू पैक्ट में ये लोग समझौता करते हैं 1916 में, क्योंकि टर्की का जो युद्ध हो रहा होता है ब्रिटिश से, उसके कारण फिर जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही रहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ नेहरू कमेटी रिपोर्ट यहाँ पर आईएनसी के द्वारा दिया जाता है। नेहरू जिसके चीफ थे नेहरू और तेज बहादुर सागरे, उनको भी ये लोग विरोध में करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वन ऑफ द लीडर थे उस समय। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लाहौर सेशन हुआ 1929 में दिसंबर में। ठीक है, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के। ठीक है, ये जब भी मैं प्रेसिडेंट लिखूँ इसका मतलब है आईएनसी के प्रेसिडेंट। तो लाहौर का जो सेशन रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, उस समय के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को एक डेट रखा गया कि 31 दिसंबर 1929 को हम लोग अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, मतलब तिरंगा झंडा जो है फहराएंगे नहीं, एडॉप्ट करेंगे, मतलब अपनाएंगे 31 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया गया कि इंडिपेंडेंस डे जो है हम लोग मनाएंगे लाहौर सेशन 1929 में। फिर जो है हम लोग देखते हैं कि दांडी मार्च और सत्याग्रह होता है 1930 में। इसको जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। गांधी जी जो है स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को फॉर स्मॉल विलेज दांडी, मतलब दांडी से स्टार्ट करते हैं यात्रा। ठीक है, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। उस समय क्या था, सॉल्ट पे एक लॉ लाया गया था जिसको कि तोड़ने के लिए गांधी जो है अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं एक जर्नी 12 मार्च 1930 को, जिसको कि है दांडी मार्च या फिर साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने उस समय 240 माइल की यात्रा जो है 24 दिन में की थी। आपको बता दूं 1 माइल मतलब लगभग 3.2 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो लगभग 768 किलोमीटर जो है ये जो है 24 दिन में यात्रा तय किए थे। ऑन 6 अप्रैल ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मतलब 6 अप्रैल को जो है ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। ठीक है, लेडीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, 1 लाख पीपल वेयर इन, मतलब 1 लाख पीपल को जेल में धकेल दिया जाता है इस सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च और सत्याग्रह के दौरान। तो इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है 1930 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए लंदन में ये होता है 12 नवंबर 1930 में। ठीक है, कि डिस्कस हम लोग करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, बट बॉयकॉटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा जो है ये बॉयकॉट कर दिया जाता है। कि मतलब ब्रिटिश लोग बोलते हैं, ये लोग तो बोल रहे थे कि साइमन कमीशन को नहीं हम लोग को वापस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें यूरोपियन पीपल का जो है भागीदारी बहुत ज़्यादा था, वाइट पीपल जो है रूल करेंगे इंडिया पर। तो उसी को लेकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है 1930 में ब्रिटिश के द्वारा, जिसको कि बॉयकॉट करते हैं कांग्रेस, जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं आता है जो उस पर सुझाव रखते हैं। फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग जो है असेंबल टू डिस्कस फॉर दिस कमरे। मुस्लिम लीग जो बोलते हैं कि यहाँ पर फिर आपको भेदभाव देखने को मिलेगा आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग कमीशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन कमीशन को जो है एडजर्न कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है 2 जनवरी 1931 को। तो हम लोग देखते हैं कि आगे जो है गांधी और इरविन समझौता, जो कि दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, 1931 में होता है, 5 मार्च 1931 में। तो इस समझौते के दौरान कांग्रेस जो है कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एग्री टू ज्वाइन सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस। जो भी मूवमेंट चल रहा होता है कांग्रेस के द्वारा, वो जो है बुला लेते हैं अपने मूवमेंट को और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हो जाते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी उतना रिजल्ट तो नहीं निकलता है, 1931 में ही होता है ये भी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकेंड 1931 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी लंदन में होता है ड्यूरिंग वायसरायल्टी ऑफ लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन उस समय ब्रिटिश के वायसराय होते हैं, उन्हीं के शासनकाल में होता है। तो गांधी जी भी इस सेशन में अटेंड करते हैं, लेकिन ये भी सेशन फेल हो जाता है, एज मैंने पहले ही बताया, क्योंकि गांधी जी जो है एग्री नहीं थे
उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड से। उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड। उससे गांधी जी एग्री नहीं थे। तो बिना किसी रिजल्ट के जो है 1 दिसंबर 1931 को जो है ये क्लोज हो जाता है, खारिज कर दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं द कॉमनल और मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 में होता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो लंदन से रिटर्न हो रहे होते हैं सेकेंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो उस समय गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और उसी समय जो है पूना पैक्ट का समझौता जो है किया जाता है। पूना पैक्ट जो कि पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1932 में होता है। ठीक है, तो देखेंगे पूना पैक्ट और गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, अम्बेडकर पैक्ट, जो कि 25 सितंबर 1932 को हुआ था। कॉमनल अवार्ड क्रिएटेड इमेंस डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग हिंदू। हिंदू लोग जो है कॉमनल अवार्ड जो मिलता है, कॉमनल और मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसके तहत को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे जो है हिंदू में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते हैं उनसे कि नहीं, गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो पैक्ट के तहत क्या होता है, तो ये पैक्ट जो है सेपरेट मतलब वोट देंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। जो जो क्लास जो है मतलब डिप्रेस्ड है, जिनको दबाया जा रहा है, वो जो है सेपरेट अपना वोट किसी पार्टी को दे सकते हैं। ऐसा इस पुणे समझौता के दौरान माना जाता है, ये कहा जाता है, मतलब पुणे समझौता के दौरान ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जॉइंट इलेक्ट्रोड बिटवीन हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लासेज यहाँ पर होता है। फिर देखते हैं कि हम लोग थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है 1932 में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब होता है? टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको याद करना बहुत आसान है। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। लेकिन ये भी जो है फ्रूटलेस निकलता है, क्योंकि लीडर्स, पूरे लीडर्स, आईएनसी के लीडर्स वगैरह सब लोग जेल में रहते हैं, तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। फिर देखते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। तो ये क्या बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से प्रोविंशनल ऑटोनॉमी एबोलिश डायरची इन प्रोविंसेस एंड मेड मिनिस्टर, मतलब प्रोविंशनल को ऑटोनोमस कर देना चाहिए। कोई भी प्रोविंस है, मतलब कोई भी गणराज्य है, उसको अपना ऑटोनॉमी मिल जाना चाहिए। फिर से बोला गया कि एक प्रोविंस में जो है दो पीपल के द्वारा रूल नहीं करना चाहिए, जो कि एबोलिश डायरची इन प्रोविंसेस का मतलब हुआ। मेड मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर एंड फेडरेशन ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर में जो भी काम हो उसमें जो है मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो भी मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जाए या फेडरेशन एक्शन लिया जाए, ये सब बोलता है। लेकिन कांग्रेस जो है ये सब का अपोज करता है, बट कन्फेस्टेड द इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, जिसमें प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, दो पीपल के द्वारा रूल प्रोविंस में नहीं किया जाना चाहिए, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेजिस्लेटिव फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसको कांग्रेस जो है अपोज करता है, लेकिन बोलता है कि हाँ भाई हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि 1939 में जो है कांग्रेस के मिनिस्टर जो है रिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वायसराय डिक्लेयर्ड इंडिया एज बेलिंगटन कंट्री, मतलब इंडिया को बोलती है कि ये जो है वॉर में जो है, मतलब उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो इन्वॉल्व करेगी इंडिया को वॉर में। लेकिन कांग्रेस डिमांड करती है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस करेंगे तभी जो है इंडिया जो है ब्रिटिश के साथ वार लग रहेगी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय हो रहा होता है। 1939 से स्टार्ट होता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार। तो कांग्रेस बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इंडिया ब्रिटिश के साथ तभी मिलेगी वॉर में जब इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, कि जब पूरे कांग्रेस लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसा ऐसा डिमांड करते हैं। ठीक है, कि नहीं भाई, इंडियन पीपल जो है आपका सपोर्ट नहीं करेगी वॉर में ब्रिटिश का। तो पूरे कांग्रेस लीडर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कांग्रेस लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। तो उससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो ये लीडर उस समय रह रहे होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो खुश होते हैं और इसी दिन को मनाते हैं एज डे ऑफ डिलीवरेंस, मतलब रेस्क्यू के डे के रूप में ये मनाते हैं।
अब हम लोग देखते हैं एक पाकिस्तानी रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन आता है 1940 में, जिसके के तहत होता है रिजेक्ट कर देता है कि फेडरेट स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब फेडरल स्कीम नहीं रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये बोलता है लाहौर रिजोल्यूशन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगस्त ऑफर आता है 1940 में, जो कि लिंगिथलो ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के वायसरॉय जो थे लिनलिथगो, उस समय एक ऑफ़र करते हैं अगस्त ऑफ़र, जो कि बोलते हैं कि हम आपको इंडिया में डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है। तो उस समय क्या था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, जो कि प्रेसिडेंट थे कांग्रेस को, ये जो है ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये सबको सपोर्ट करती है कि हाँ भाई अगस्त ऑफ़र को हम लोग सपोर्ट करते हैं और उसके तहत जो है आप इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दीजिए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको रिजेक्ट कर देती है, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम। तो ये भी ऑफर जो है फेल कर जाता है। फिर आगे देखते हैं कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है 1940 से 41 के दौरान, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मतलब इंडिविजुअल आप अपना सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन सारा कम्युनिटी मिलकर आप सत्याग्रह नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं विनोबा भावे जो है फर्स्ट सत्याग्रही थे, जो कि अरेस्ट किए गए थे। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये पूछा भी जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहले पर्सन कौन थे जिनको कि अरेस्ट किया जाता है, तो विनोबा भावे। ठीक है, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को भी तब जो है जब देखते हैं कि इतने सारे लीडर जो है अरेस्ट किए जा रहे हैं, तो 1941 में जो है गांधी जी इसको सस्पेंड कर देते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में, कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है प्रपोज किए डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वार बट वाज रिजेक्टेड बाय लीडर्स। ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। उस समय क्या था, डोमिनियन स्टेटस देने का बात करते हैं सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इंडियन पीपल को, लेकिन कांग्रेस जो है इसको भी रिजेक्ट कर देता है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। आगे देखते हैं क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट आया था 1942 में। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस अपना मीटिंग करता है ग्वालियर टैंक में। ठीक है, बॉम्बे, जो कि बॉम्बे में है, एक रिजोल्यूशन पास करता है जिसका कि नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी जो है पूछते हैं ब्रिटिश को कि आप लोग भारत को छोड़ दो, और इंडियन पीपल को बोलते हैं कि करो या मरो का नारा देते हैं कि इधर आप करो या फिर मरो। मतलब करो या मरो का नारा कौन देते हैं, गांधी जी इंडियन पीपल को बोलते हैं, और ब्रिटिश को बोलते हैं कि आप जो है भारत को छोड़ दो 1942 में। इसी को बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो उस समय भी जो है गांधी, नेहरू और पटेल तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वायलेंस जो है हर एक जगह स्प्रेड हो जाता है, मतलब हिंसा हर एक जगह होते रहता है। फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट बलिया यूपी बाई चित्तूर पांड्या अदर्स एट। तो ये हम लोग देखते हैं कि पहला पैरेलल मूवमेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये भी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो भी जो है गवर्नमेंट जो है इसको मतलब क्रश कर देती है, मतलब क्लोज कर देती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जो है फिर जो है फास्ट रखते हैं। ठीक है, 21 डेज फास्ट इन जेल। गांधी जी का मतलब फास्टिंग रहता है जेल में, जो गांधी, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी को कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जेल में ही गांधी जी अपना फास्ट रखते हैं कि नहीं मैं भूखे रहूँगा जेल में। तो 21 दिन का फास्ट गांधी जी जेल में करते हैं। और वायलेंस इन क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब जो वायलेंस हुआ था लोगों के द्वारा, क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, जब वो बोलते हैं कि आप लोग अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उसके बाद जो गिरफ्तारी किया गया था उसके रिजल्ट में क्या हुआ था कि पीपल जो है वायलेंस क्रिएट करने लगे थे। उसके कारण जो है गांधी जी 21 दिन जेल में फास्ट कर रहे होते कि वायलेंस को आप रोको। ठीक है, उसके बाद जो है सीआर फार्मूला आता है, जिसमें कि जिन्ना जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। वीडी सावरकर कंडेम द प्लान, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। ये प्लान क्या था, प्लान था मेक बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ वेस्ट में हम लोग, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, एंड ईस्ट वेयर मुस्लिम्स वेयर इन मेजोरिटी। ठीक है, कि मतलब हम लोग बाउंड्री बना देंगे जहाँ पर कि मुस्लिम मेजोरिटी में है, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में, जहाँ जहाँ मेजोरिटी है मुस्लिम का वहाँ पर हम लोग बाउंड्री बनाएंगे और उनको अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लान था। लेकिन वीडी सावरकर जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसा प्लान नहीं होगा। फिर वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस आता है 1945 में।
तो इसके तहत क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंस्टिट्यूटेड गिवन ए बैलेंस इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम एंड हिंदूज। ठीक है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा हिंदू और मुस्लिम का, ये बोलते हैं। मतलब हिंदू जितने रहेंगे उतना मुस्लिम रहेंगे, उनका इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका एक काउंसिल बनाते हैं वेवन प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान में। ठीक है, तो वेवल प्लान के बाद जो है कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ दिया जाता है जेल से, मतलब जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल में बंद किया जाता है। वेवल प्लान आता है 1945 में, तो कांग्रेस लीडर को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई डिसीजन नहीं होता है, वेवल प्लान भी जो है अनरिजल्टेड पास होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि INA ट्रायल 1945 में होता है। ठीक है, PK सहगल, शाह नवाब खान एंड गुलबख्श सिंह ढिल्लोन पुट ऑन ट्रायल एंड रेट 14 नवंबर 1945 में जो है ये सब कुछ लीडर थे, गुरुबख्श सिंह, PK सहगल, शाह नवाब खान, इनको जो है ट्रायल में दे दिया जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश जो है सेंटेंस को जो है रोक देता है। ठीक है, इंडियन पब्लिक ओपिनियन का जो है प्रेशर पड़ रहा होता है, उसके कारण जो है जो भी सेंटेंस देना रहता है, डेथ देना रहता है, इन तीनों को रोक दिया जाता है। इसी को INA ट्रायल 1945 का कहते हैं। उधर हम लोग देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज, जिसको कि इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, उसका भी गठन हो रहा होता है। उस समय क्या था कि जापानी जो है टुक इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वार आफ्टर जापानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है, तो उस समय जापानी जो है ब्रिटिश को हरा कर इंडियन सोल्जर को प्रिजनर्स ऑफ वार के रूप में यूज कर रही थी। मतलब जो जो प्रिजनर्स थे इंडिया के, वो जो है आर्मी बना रहे थे और जापानी लोग उसको यूज कर रहे थे, मतलब इंडियन आर्मी को यूज कर रहे थे कि हाँ भाई तुम मेरे खिलाफ वार लड़ोगे इन साउथ ईस्ट एशिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1942 में क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कहाँ पर हुआ था, जापान के राजधानी टोक्यो में 1942 में। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस उस समय के प्रेसिडेंट थे। INA, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे, तो मोहन सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, ना कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछेगा INA का फॉर्मेशन किसने किया, तो मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन किए थे इंडियन आर्मी इन INA इन 1943 सिंगापुर में। ठीक है, रास बिहारी बोस हैंड ओवर मतलब अपना लीडरशिप दे देते हैं किसको, सुभाष चंद्र बोस को, बाद में 1943 के बाद में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रोविंशियल फ्री इंडिया एंड INA वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर इन 1943। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किसने किया, तो मोहन सिंह ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कब इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की, तो 1943 में। और कब फॉर्मेशन हुआ था, 1942 में। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी में कुछ ब्रिगेड थे, जैसे रानी झांसी ब्रिगेड एक था। ठीक है, तो रानी झांसी ब्रिगेड जो थे, ये जो है वुमेन का एक फेस था। ठीक है, मतलब वुमेन आर्मी जो थे उसको बोला जाता था, इंडियन नेशनल आर्मी में वुमेन की भी एक सेना थी, लड़कियों की जो सेना थी उसको रानी झांसी ब्रिगेड बोला जाता था। और मेन जिसको कि वुमेन फेस मतलब लड़कियों के फेस के रूप में रखा जाता था। और मेन फेस में कौन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और नेहरू जी का रखा जाता था। ठीक है, और रानी झांसी ब्रिगेड को वुमेन फेस के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और नेहरू जी को मेन फेस के रूप में रखा जाता है। ठीक है, जापान का जो है हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो जाता है 1945 में, और उसी समय जो है इंडियन नेशनल आर्मी का भी जो है मतलब ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं रॉयल इंडियन नेवी, जो कि RIN के नाम से जाना जाता है, रेटिंग्स म्यूटिनी 1946 में इसका गठन हुआ था। फिर से देखते हैं 1946 में ही कैबिनेट मिशन भी आता है, तो ये याद रखिएगा रॉयल इंडियन नेवी का गठन कब हुआ था, 1946 में। फिर जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन क्या होता है, उस समय के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हो रहे होते हैं लॉर्ड एटली। 1946 में जो है ये डिक्लेयर करते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तरह क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाया जाएगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये बोल रहे थे कि हम लोग को अलग ही मुस्लिम स्टेट एक चाहिए।
ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है बोल रही थी कि हाँ हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब पार्शियली एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब एक्सेप्ट कर भी रहे थे, नहीं भी। फिर जो है डायरेक्ट एक्शन कैंपेन होता है 1946 में। इसमें क्या होता है कि प्रोवोक्ड बाय द सक्सेसर ऑफ कांग्रेस इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट एक्सेस। मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्सेस कैंपेन को स्टार्ट कर देता है। ये जो है प्रोवोक मतलब गुस्सा हो जाते हैं कांग्रेस के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा लाया जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें गुस्सा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कॉम्युनल राइट्स इन्वॉल्व, मतलब हिंदू मुस्लिम में जो है बहुत सारा वार वार टाइप का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो है हिंसा छिड़ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सेस कैंपेन में, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा लाया जाता है। फिर जो है इंटरिम गवर्नमेंट का स्थापना ये आता है 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट आता है। इसमें क्या है, कांग्रेस ज्वाइन किया लेकिन मुस्लिम लीग जो है इसको ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर लेता है इसका एक्सेप्टेंस से ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान से भी जो है अपना एक्सेप्टेंस जो कि स्वीकारा था कि हाँ भाई कैबिनेट मिशन प्लान को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी हटा लेता है। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है 1946 में ही। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मुस्लिम लीग जो है इस असेंबली को नहीं ज्वाइन करता है, ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है कैबिनेट मिशन प्लान को। और कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लाया गया था, जो कि 1946 में 9 दिसंबर 1946 को ला दिया गया, फॉर्म कर दिया गया। तो उसको जो है मुस्लिम लीग क्यों एक्सेप्ट करेगा, तो नहीं एक्सेप्ट करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं। अब ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था उस समय एटली, उनका कुछ अनाउंसमेंट आता है 1947 में। वो बोलते हैं कि ब्रिटिश जो है ठीक है आप लोग को इंडिया को छोड़ कर चला जाएगा 30 जून 1948 को। ठीक है, एंड लॉर्ड माउंट बेटन वेबल को जो है, लॉर्ड वेबल को जो है रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि 3 जून 1900, तो एटली अनाउंसमेंट के बाद जो ब्रिटिश पीएम रहते हैं वो बोलते हैं कि 30 जून 1948 को इंडिया को मतलब पूरे जो है ब्रिटिश छोड़ देंगे। फिर एक आता है माउंट बेटन प्लान, जो कि वन ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट प्लान रहता है फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 जून 1947 को ये आता है। ठीक है, वो जो इसका पहले वाला जो प्लान था माउंट बेटन का, लॉर्ड माउंट बेटन का, जो कि बाल्कन प्लान बोला जाता है, उसको जो है अबैंडन कर दिया जाता है, मतलब उसको कोई स्वीकारता नहीं है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंट बेटन प्लान में क्या बोलते हैं कि इंडिया को जो है डिवाइड करो बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी, मतलब मैक्सिमम यूनिटी से डिवाइड करो, मतलब जितना यूनिटी, मतलब अगर जो जहाँ पर हिंदू का यूनिटी है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर यूनिटी है कि नहीं भाई हमको इंडिया ही चाहिए, तो वहाँ पर इंडिया ही रखो, ऐसा तरह से इंडिया को डिवाइड करो। तो डिवाइड करने का इंडिया का प्लान कौन सा था, माउंट बेटन प्लान। ठीक है, ये जो है कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही इसी के कारण जो है पाकिस्तान का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इज ड्यू टू विच प्लान विच इज़ एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो माउंट बेटन प्लान, जो कि कब आया था 3 जून 1947 में। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। अब सिंस पाकिस्तान का डिवीज़न का भी एक्सेप्टेंस हो गया, तो इंडियन इंडियन पीपल या फिर आईएनसी चाहती थी कि हाँ भाई अब जल्दी जल्दी हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि माउंट बेटन प्लान जो है 3 जून 1947 को आया, वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होगा 1947 में। ठीक है, तो माउंट बेटन प्लान में के कारण ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 1947। अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिल गई। तो उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, स्टेट कैसे कैसे इंटीग्रेट हुए इंडिया में। तो 15 अगस्त 1947 को सारे स्टेट जो है इंडिया में शामिल हुए एक्सेप्ट कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। ठीक है, जो कि उस समय वहाँ पर राजा का शासनकाल था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कश्मीर के जो महाराजा थे, ठीक है, मतलब इंडिया में आए अक्टूबर 1947 में, जब पाकिस्तानी जो है ट्रूप्स जो है इन्वेट कर रहा था उस स्टेट के, मतलब पाकिस्तान जो है कश्मीर से सटा हुआ है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी के जो मिलिट्री आर्मी थी वो जो है
कश्मीर में बहुत बार बार दखल अंदाजी करते रहता था, तो इसके कारण महाराजा ऑफ कश्मीर ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया में मिल जाएंगे। तो उस समय अक्टूबर 1947 में जो है कश्मीर जो है शामिल हो गया इंडिया में। उसी तरह से जूनागढ़ जो है फरवरी 1948 में शामिल हो गया। हैदराबाद जो है 1948 में शामिल हो गया, सितंबर 1948 में। फिर हम लोग देखते हैं कि बाई एंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनी जो है, जो कि तट पर थी, मतलब इधर गोवा साइड तट पर थी, फ्रेंच का कॉलोनी जो बिछा हुआ था। बाई एंड ऑफ 1954 फ्रेंच कॉलोनी जो थी पौंडीचेरी में, चंद्रगढ़ में, माहे, कोनवाल, यमन में जो है, ये सब अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत से चलने लगे। तो वो सब भी जो डिसाइड किए, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कोनिवाल, यमन, ये सब डिसाइड किए कि हम लोग भी इंडिया में जाके मिलेंगे और इंडिया का वन ऑफ द प्रोविंस बन जाएंगे। फिर जो है पोर्टुगीज फैमिली कॉलोनी जो बसी हुई थी दादरा एंड नगर हवेली में, वो भी जो है फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो है आज़ाद किए गए 1954 में। तो एक बात याद रखिएगा, फ्रेंच कॉलोनी जो है पौंडीचेरी को रिहा कब करती है, तो 1954 में छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। और पौंडीचेरी जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। फिर से दादरा एंड नगर हवेली कब इंटीग्रल पार्ट बनता है, 1954 में। और आगे हम लोग अब देखते हैं कि 1961 में जो है गोवा, दमन एंड दीव को जो है पोर्टुगीज से आज़ाद किया जाता है इंडियन ट्रूप्स के द्वारा। मतलब इंडियन आर्मी जो है गोवा, दमन एंड दीव को जो है पुर्तगाली लोगों से आज़ाद करती है, ठीक है, 1961 में। तो 1961 के बाद जो है गोवा भी इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। और प्लीज़ 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 गाइज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी जो है मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप लोग को कम समय में